हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का वीडियो लेकर आ चुका हूं। फाइनली जो घड़ी का आप लोग को इंतजार था दोस्तों, आज आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानते हैं और उनको सिर्फ यही पता होता है कि मेनली हम किसी तरीके से एग्जाम में पास हो जाए, और उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है और क्वेश्चन नंबर 1B, यानी कि ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, कुल मिला के 10 मार्क्स का ये लोग का टारगेट होता है। तो आपको मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, यानी कि MCQs का जो वीडियो लेकर आया हूं, ये अगर आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स इन योर एग्जाम। मतलब 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं दोस्तों, इतना बेहतरीन तरीके से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से और अपनी तरफ से जो भी मुझे लगा यार ये MCQs इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का मिला के एक वीडियो मैंने तैयार किया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और साथ में 1 सेंटेंस के जो क्वेश्चन है वो हमने मिला के एक वीडियो तैयार किया है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और आपको बेसिक जो मार्क्स होंगे वो यहां से मिल सकेंगे। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहूंगा, फटाफट से वीडियो को देख लो। MCQs और 1 सेंटेंस यहां से मिलेंगे। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा LMR सीरीज आपके लिए प्रेजेंट है, आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। लास्ट मोमेंट रिवीजन पूरा साइंस 2 कंप्लीट किया हुआ है। 1 शॉट वीडियोस, रिवीजन वीडियो से जाके देख सकते हो। 45 मिनट्स टू 1 आवर का 1 वीडियो होगा, आपको देखने मिल जाएंगे। आपको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो सकता है। यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस 2 ऑलरेडी डाल के रखे हैं PDF के फॉर्म में। जाओ फटाफट से देख लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन लेके आए हो। सबसे पहले दैट इज पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA टू mRNA। यानी आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA से लेके किसमें, mRNA यानी मैसेंजर RNA के बीच में, तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, वो प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है कि नहीं, वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रख लो बच्चों, ये चीजें आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, ये चीज मैं सिर्फ वीडियो के फॉर्म में बता रहा हूं दोस्तों। ये जो चीजें आंसर जो है ये अपने मुंह से बता रहा हूं और लिख के यहां पे दे रहा हूं, तो इसको याद रख लेना। ये वीडियो को एंड तक देखोगे और ये पूरा का पूरा अच्छे से देखोगे तो ही समझ में आएगा। और मैं आप लोग से बोलूंगा यार, एक रिक्वेस्ट के तौर पर यार, कि ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स के जो 5 मार्क्स है दोस्तों एटलीस्ट आपके ये कंफर्म हो जाए। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन जब भी हम ट्रांसफर करते हैं DNA मॉलिक्यूल से mRNA में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ऐसे ही ये दोनों के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होता है ये पढ़ लेना, ट्रांसलोकेशन ट्रांसफर कैसे करता है उस हिसाब से देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज डैश, यानी कि जो बोन्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं ओसीन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। इसको अच्छे से याद कर लो, ओसीन नाम का प्रोटीन हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। फिर क्या बोला, डैश इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, तो सबसे फेवरेट वाला याद रख लेना जो कि है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, लेकिन इसके अलावा टेलबोन भी होता है। ठीक है, कॉकिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी हो सकता है। विजडम टीथ, दांत के अंदर एक सबसे आखिरी वाला दांत होता है विजडम टीथ, वो भी। और ईयर पिन्ने, यानी कि जो आपके बाहर का एक्सटर्नल ईयर है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में अंदर, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो एग्जांपल के तौर में अगर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं, इसमें जो MCQs के क्वेश्चंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं, ये विदाउट ऑप्शन मैंने बनाया कि आपको मैं याद ही करवा दूं, आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको पूछा वेस्टिजियल ऑर्गन, सीधा सीधा देखो अपेंडिक्स है क्या, अपेंडिक्स नहीं होगा तो टेलबोन होगा, कॉकिक्स होगा, या फिर विजडम टीथ होगा, या फिर एक्सटर्नल ईयर होगा। इस प्रकार से याद रखना है। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द NADH2, तो NADH2 के लिए कौन सा विटामिन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं बता दूं इसका आंसर है विटामिन B3। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स MCQs या फिर 1 सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन B3 इज एसेंशियल फॉर NADH2 निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस, ये इसके लिए कौन सा विटामिन B3 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी होता है। फिर क्या बोल रहा है, डैश सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, याद रखना माइटोसिस से कौन सा सेल डिवाइड होता है, तो आपको बता दूं जनरली सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। तो माइटोसिस से जो होता है वो सोमैटिक सेल्स, यानी कि जो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ये डिवाइड होता है आपका माइटोसिस से। वही आपको अगर पूछेगा मियोसिस से कौन सा डिवाइड होता है, तो वो आपका सेक्स सेल्स जो होता है, जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं, वो डिवाइड होता है मियोसिस से। ये चीज ध्यान में रख लेना। अगला है देखो यहाँ पे नेक्स्ट MCQ क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज डैश। जब भी कैरियोकाइनेसिस होता है, क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, डिफाइन कभी कभी पूछता है डिफाइन कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों प्रोफेस। क्या होता है,
प्रोफेज होता है, याद रख लेना। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। याद रहेगा दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे और ये वीडियो जैसे ही आपका देख के हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो लेकर आया हूं एटलीस्ट 30+ MCQs जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकर आया हूं, इतना कर लो यार, मजा आ जाएगा आपको और आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड से कितना एनर्जी मिलता है तो आपको बता दूं, लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी हमें मिलता है। ठीक है, 9 किलो कैलोरी पर एनर्जी पर ग्राम फ्रॉम लिपिड्स, यानी फैट से हमें कितना एनर्जी मिलता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, क्या बोला है अगला क्वेश्चन, क्या बोला है देखो, इन ह्यूमंस देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो आपको बता दूं 23 जोड़ी होती है, 23 पेयर। ठीक है ना, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, याद रखना। 23 पेयर होते हैं, कुल मिला के 46 होते हैं। 23 पेयर मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 2 ना 46 हो जाएंगे कुल मिला के, लेकिन 23 पेयर होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इन डैश, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका इंप्लांटेशन कहां होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, पर कहां होता है, यूटेरस के अंदर होता है, याद रखना। ठीक है, यूटेरस के अंदर क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है, याद रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यूटेरस वाला। चलो ये हो गया, पहला पेज हो गया हमारा। अब दूसरा पेज पे चलते हैं जिसमें और भी बेहतरीन तरीके से हमने एमसीक्यूज डाला हुआ है आपके लिए, देखेंगे फटाफट से इसका आंसर करेंगे। क्या बोल रहा है, इन ह्यूमंस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है, स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गन। तो नॉर्मली ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन में सिर्फ टेस्टिस लिखा रहेगा, तो आप टेस्टिस लिख के आ जाना। ठीक है, अगर ह्यूमन में अगर ये क्वेश्चन पूछा है और पूछा है स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है, अकर्स इन विच ऑर्गन, तो नॉर्मली टेस्टिस दिया रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर टेस्टिस के साथ में अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, आपको याद होगा चैप्टर के दौरान, रेगुलर लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, वन शॉट में भी पढ़ाया था। तो याद रख लेना, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आपका जो मेल होता है, मेल का जो सेक्स गैमेट जो होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन वहां पे होता है। ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल एम्ब्रियो। सिंगल एम्ब्रियो से कौन सा ट्विन फॉर्म होता है, याद रख लेना, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड। दो होते हैं ना, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है सिंगल एम्ब्रियो से बनते हैं, याद रखना, और डाइजाइगोटिक डबल एम्ब्रियो से बन सकते हैं। ठीक है ना, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स, डाइजाइगोटिक आर नॉन आइडेंटिकल, याद रखना ये चीज। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सेल डिवीजन, डैश सेल डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है, याद रखना। माइटोटिक जो होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रख लेना। इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डैश। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, ये चीज याद रखना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है मियोसिस में, हाफ बन जाता है, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटिवली फ्रॉम द ईच ओवरी। यानी फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हमने पढ़ाया भी था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हर मंथ में जो फीमेल्स होती है उनमें एक ओवम, 1 ओवम जो होता है वो हर महीने जो होता है वो रिलीज होता है, याद रखना। हर मंथ अल्टरनेटिवली हर ओवरी में से एक ओवम जो है वो रिलीज होता है, और यही ओवम जो होता है ना, इसके साथ अगर स्पर्म आ गया तो फीमेल्स जो होती हैं वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाता है और जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, एंड जो बेबी है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसका। ये चीज ध्यान में रखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था हमारे रेगुलर और वन शॉट रिवीजन वीडियोस में, आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, आप देखोगे डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या चीज प्रेजेंट हो सकता है यूनिसेक्सुअल, तो आपको याद होगा यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। तो मेल का क्या होता है, एंड्रोशियम। ठीक है, या तो वो एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा, या तो गाइनोशियम। याद रख लेना, दोनों में एक साथ लिख रहा हूं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चीज ध्यान में रख लेना। एंड्रोशियम मेल का होता है, फीमेल का गाइनोशियम होता है। तो यूनिसेक्सुअल है मतलब अकेला रहेगा, तो या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम। लेकिन अगर बोला होता कि बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, अगर बोला होता बाइसेक्सुअल तो ये दोनों के दोनों, बाइसेक्सुअल अगर होता तो कि दोनों के दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हो जाते प्रेजेंट। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला है डैश इज अ रेयर स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज रेयर होता है, आपको याद दिला दूं, बहुत सारे स्पीसीज हमने पढ़ा, ठीक है ना। हमने जो चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ाया था उसमें हमने एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात की थी, वल्नरेबल स्पीसीज की बात की थी, इनडिटरमिनेट स्पीसीज की बात की थी। उसमें से एक और स्पीसीज था रेयर स्पीसीज, तो आपको याद दिला दूं, रेड पांडा, लाल पांडा, ठीक है, पढ़ा था हमने रेड पांडा, और एक और था मस्क डियर, यहां पे लिख देता हूं साइड में, मस्क डियर। ये दो एग्जांपल आप याद रख लेना, मस्क डियर और रेड पांडा आर द रेयर स्पीसीज, बहुत ही रेयर स्पीसीज है।
फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, उसी के रिलेटेड है। डैश इज ए इनडिटरमिनेट स्पीसीज। कौन सा ऐसी स्पीसीज है जो इनडिटरमिनेट है? तो आपको बता दूं, एग्जांपल मैंने बताया था जायंट स्क्वेरल। जायंट स्क्वेरल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट स्क्वेरल को ना यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं देखो, शेखरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखरू। जायंट स्क्वेरल को शेखरू के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है यार शेखरू, पर बेचारा शाय है थोड़ा, शायद इसके वजह से दिखाई देता नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको इनडिटरमिनेट स्पीसीज बोलते हैं। याद रहेगा? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डैश। मतलब ज्यादातर दो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं ना, जो भी हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में, बहुत सारे पावर प्लांट्स देखे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे, थर्मल पावर प्लांट्स देखे, फिर अपने गैसेस का नेचुरल गैस पावर प्लांट देखा, इतने सारे कई सारे हमने पावर प्लांट देखे। तो जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से, यानी कि मैग्नेट्स जो है रोटेट होते हैं अगेंस्ट द व्हाट, कंडक्टर, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जनरेटर के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रिंसिपल है? याद रखना, ऑल द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर रनिंग ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा और भी बेहतरीन एमसीक्यूज लेकर आएगा आपके लिए। यहां पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिख रहा होगा आपको, क्या बोला है? इन द पावर प्लांट जो होता है बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो अगर कोई पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस है, तो डैश इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर। मुझे बताओ इसमें फिर जनरेटर कैसे घूमता है, क्या यूज होता है? तो आपको बता दो, याद होगा, टरबाइन तो आपको पता है कि टरबाइन यूज होता है, लेकिन कौन सा टरबाइन? तो आपको याद होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है दोस्तों स्टीम टरबाइन। क्या, कौन सा टरबाइन? स्टीम टरबाइन जो है वो यूज होता है फॉर रनिंग द जनरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे ही आपका वाटर टरबाइन था किसमें? नॉर्मल वाले में, ठीक है ना, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर में स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। इस प्रकार के टरबाइन आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। मतलब जब भी कोई न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, आपको पता है न्यूक्लियर पावर रिएक्शन जब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो जब यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उसको बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो 3 न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं। हमने बताया था आपको 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विंड टर्बाइंस विद डैश कैपेसिटी। विंड टर्बाइंस जो होते हैं ना, तो वो कितने कैपेसिटी का वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। तो कमर्शियली के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कमर्शियली ये जो विंड टर्बाइन जो होते हैं वो लगभग प्रेजेंट होते हैं दोस्तों 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट, ठीक है, 1 किलोवाट से लेके, ठीक है, 7 मेगावाट। बहुत ज्यादा पावर है दोस्तों 7 मेगावाट। मतलब विंड टरबाइन से हम लोग 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट कैपेसिटी का कमर्शियली लगा सकते हैं, अवेलेबल होता है विंड टरबाइन, याद रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी। क्या मिलता है सोलर से? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम लोग बिजली बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्टली हम लोग क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बना सकते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हु एम आई वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, माय बॉडी इज सॉफ्ट, मेरा बॉडी सॉफ्ट है एंड स्लिमी है, हेंस आई एम रेफर्ड एज डैश। मतलब मेरा बॉडी सॉफ्ट है, बहुत स्लिमी है। तो आपको याद होगा एक फाइलम हमने पढ़ा था, फाइलम मोलस्का, याद होगा आपको। तो फाइलम मोलस्का इसका आंसर हो जाएगा। उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, स्लिमी होता है, स्लाइमी बोलते हैं, तो ये मोलस्का इसका आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखो, माय बॉडी इज डैश शेप्ड टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। मतलब मेरा बॉडी कैसे शेप का है ताकि मैं वाटर को रेजिस्टेंस कर सकूं। तो याद होगा फिश का एग्जांपल, फिश का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है, इस प्रकार का शेप होता है फिश का, देखा होगा आपने, ठीक है ना, स्पिंडल शेप, बोर्ड जैसा, ठीक है, स्पिंडल शेप होता है। ये फिश हो गई आपकी, ठीक है, तो उसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है, याद रखना। तो बॉडी का फिश का शेप, बोट का शेप, तो ये कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है, ताकि पानी के अंदर भी वो अच्छे से तैर पाए और उसका वाटर रेजिस्टेंस जो है कम से कम हो पाए। स्पिंडल शेप याद रखना। अब अगला देखो क्या बोला है, डैश एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। कौन सा एसिड यूज होता है विटामिन के प्रोडक्शन में? तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, याद रहेगा। ओके, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउअडेज डैश आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। तो याद रखना कि आजकल डायरिया को ट्रीट करने के लिए, और पोल्ट्री जो होते हैं, ठीक है ना, जो फार्मिंग्स होते हैं ना, पोल्ट्री फार्मिंग्स, इसके लिए ना प्रोबायोटिक का इस्तेमाल होता है।
बायोटिक, मैंने आपको प्रोबायोटिक पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों। प्रोबायोटिक्स इसका बेस्ट एग्जांपल याकुल्ट बताया था। तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड पोल्ट्री ऑल्सो, या ये चीज ध्यान में रखना। अगला जो है देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द डिसीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डैश। मतलब इंसुलिन का जब भी जिक्र आ जाता है तो कौन सा डिसीज होता है, वो डायबिटीज होता है, याद रखना। तो आंसर याद रखना डायबिटीज। तो डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर। कि इंसुलिन क्या होता है, एक्चुअली हमारे बॉडी में भी इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज जो होता है ना, शुगर जो लेवल होता है हमारे बॉडीज में, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, फिर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज की कमी की वजह से हमें बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर की बीमारी, यानी नॉर्मल तौर पे डायबिटीज। याद रखना, याद रहेगा डायबिटीज। ओके, अगला लास्ट पैटर्न, लास्ट स्लाइड हम लेकर आ गए, जिसमें और भी 6-7 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, डैश हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए। तो यूएसए में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके पीछे एक बहुत महान साइंटिस्ट, एक महान व्यक्ति का हाथ था। तो उनका नाम क्या था, मतलब डैश हैज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। तो कौन थे वो, डॉक्टर नॉर्मन करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन। ऑप्शंस में नॉर्मन दिख जाएगा तो इसको टिक करके आ जाना, डॉक्टर नॉर्मन हैव द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए, याद रखना। फिर नेक्स्ट आप देखोगे मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज फॉर डैश। यानी कि हमेशा याद रखना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जब होता है तो वो आजकल एनिमल हस्बेंड्री में इस्तेमाल हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करने के लिए, या फिर ज्यादातर एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट दिखेगा तो एनिमल हस्बेंड्री इज द करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे एमसीक्यू से क्या पूछा है, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर डैश वाज प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑफ एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। तो कॉटन का जब भी याद आया तो किसके लिए हानिकारक होता है, किसके लिए फैटल होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड टॉक्सिन जो होता है वो बॉल वॉर्म के लिए होता है। जो कॉटन प्लांट में बैठते हैं ना, बॉल वॉर्म, ठीक है, कीड़े होते हैं बॉल वॉर्म करके, तो इसके लिए वो बहुत फैटल होता है। तो बॉल वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखोगे सेल डैश स्टार्ट्स फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन। याद होगा आपको, जब हमने सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाया था तो सेल बायोलॉजी में एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जो स्टेम सेल्स होते हैं, पहले इनिशियली जो स्टेम सेल्स होते हैं मतलब सब सेम ही होते हैं, लेकिन आफ्टर द 14 डेज जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन करना शुरू होते हैं। मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यूज बनाने शुरू करते हैं और वो अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बनाने शुरू करेंगे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स क्या होने लगता है, डिफरेंशिएशन होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, याद रहेगा, सेल्स डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट होने लगता है। तो सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन, इसको याद रख लेना। 14th डे ऑफ कंसेप्शन आया तो सेल्स डिफरेंशिएशन ये वर्ड याद रख लेना, ऑप्शंस में जो रहेगा उसको टिक करके आ जाना। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड डैश फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम ऑफ एनकेएम 16। हमेशा याद रखना, ठीक है, एनकेएम जो 16 है आपका, ठीक है ना, ये जो मिशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च किया था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने बहुत सारे आएगा, एपीकल्चर, सेरीकल्चर से कई सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वा कल्चर, साइड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर इज द इनिशिएशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट किया था ताकि हम लोग एनकेएम 16 प्रोग्राम को लॉन्च करके इसका प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, ठीक है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया arises due to the genetic changes in dash cells। यानी कि कौन सा ऐसा सेल्स है, ठीक है, कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर अगर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक डिसऑर्डर है वो अराइज हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑस्टियोसाइट्स। याद रखना क्या हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स। ये चीज आपको बाय हार्ट कर लेनी है। फिनाइल कीटोन्यूरिया अगर दिख गया आपको तो इसका आंसर है ऑस्टियोसाइट्स। ये चीज ध्यान में रहेगा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, याद रख लेना। अगला लास्ट 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बोल रहा है, डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों नॉस्टॉक। याद रख लेना, नॉस्टॉक एक ऐसा बैक्टीरिया है, बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म है, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्कर इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैश। लिक्कर क्या होता है, ठीक है, लिक्कर तो समझ जाओगे। तो लिक्कर क्या होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल से बनता है, ठीक है ना, अल्कोहल जो आपका लिक्कर होता है, दारू जो होता है वो अल्कोहल से बनता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सलाम मुंबई फाउंडेशन रन्स प्रोग्राम फॉर डैश इन स्लम एरिया। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन बहुत सारी चीजों के ऊपर रन करता है, जैसे ऑप्शंस में आप क्या है वो डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर जो आंसर करेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों एडुकेशन, यानी पढ़ाई करवाने के लिए
कि जो सलाम मुंबई फाउंडेशन है ये रन होता है पूरे मुंबई में, खासकर टोबैको फ्री, तंबाकू मुक्त बनाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, यानी से कई सारे स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर्स में एनकरेज करने के लिए जो सलाम मुंबई फाउंडेशन है वो रन होता है। तो ऑप्शंस में अगर एजुकेशन रहेगा तो एजुकेशन को टिक करके आ जाना, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इतने सारे एमसीक्यूज, जो कि मेनली आप काउंट भी अगर करोगे तो आपको दिखने में मिलेगा लगभग 35 to 40 एमसीक्यूज मैंने लेकर आए हैं। सिर्फ इतने करके चले जाओ, डेफिनेटली इसमें से आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्स में बन जाएंगे, या फिर इसके रिलेटेड, इसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको अपने एग्जाम में 5 में से 5 देखने मिल जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1A में ही आप फोड़ के आ जाओगे, 5 मार्क्स तो लिखे आ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें बहुत सारे ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, जितना भी हो सके कर लो यार। मैं भी जितना हो सके उतना आपको करा रहा हूं, जितना भी वक्त मिल रहा है मुझे पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेहनत तो हमने पूरा कर दिया था, पूरा साल भर किया था, फिर एलएमआर भी बनाया था, वन शॉट भी बनाया था, पूरा ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आपको अभी सही मौके पे वो सब चीजें वापस से पढ़नी है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है एमसीक्यूज का। उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है आपको, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक करते हो यार तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक करो यार, लाइक बटन बाजू में ये दबा दो लाइक बटन, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि यार मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, ऑल योर फ्रेंड्स को बोल देना, देख लो यार छोटा वीडियो है, पूरा का पूरा 30-40 एमसीक्यूज कवर हो रहा है इसके अंदर, देख लो लगातार। प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करके रख लेना, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।